बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सेनेट इलेक्शन से पहले हुक्मरान जमात को जबरदस्त झटका। पंजाब के मेंबर सूबाई असम्बली खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। खबर यह है कि पंजाब से तहरीक इंसाफ के 40 से 50 अरकान असम्बली पार्टी से नाराज है और बगावत पर आमादा है। ये अरकान पार्टी की आदत से वादे पूरे न करने की वजह से सख्त नाराज है। सेनेट इलेक्शन में वो क्यादत को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। जरा ये कहते हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ को सेनेट की 6 सीटें मिलने का इम्कान है, जिनमें से एक पर मुस्लिम लीग काफ का हक तस्लीम कर लिया गया है, जबकि 5 नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल सकती है अगर तहरीक इंसाफ के सारे अरकान और इत्तेहादी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें। लेकिन असल गड़बड़ यही है कि तहरीक इंसाफ के एक रुकने असम्बली जो कि यंगेस्ट रुकन असम्बली है, खुर्रम लगारी, उन्होंने बाकायदा तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया और साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि वो अकेले नहीं, उनके साथ कई अरकान और भी हैं जो अगले चंद घंटों या दिनों में पार्टी छोड़ देंगे। खुर्रम लगारी मुजफ्फरगढ़ से आजादाना हैसियत से इलेक्ट हुए थे। वो काफी अरसे से पार्टी के साथ नाराज हैं। उन्हें मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो मान नहीं रहे और आखिरी इतलात यही है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मुस्तैफी होने का या पार्टी से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। अब शुनीद ये है कि उनके साथ मजीद 5 अरकान असम्बली है। ये खुद उन्होंने दावा किया है कि वो अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि उनके साथ 5-6 लोग और हैं जो पार्टी को खैरबाद कह सकते हैं। अब अगर किसी को याद हो या ना याद हो, ये वही लोग थे जो जहांगीर तरीन के जहाज में सवार होकर बनी गाला पहुंचे थे या उन्हें पहुंचाया गया था। तो पंजाब असम्बली के सबसे कम उम्र रुकन असम्बली खुर्रम लगारी को इस बात का भी सदमा है कि खान साहब ने यूथ का नारा लगाया था, लेकिन अब वो यूथ उन्हें भूल गई है। जिन्हें वो टाइगर्स कहते थे, वो टाइगर्स कहीं जंगल में खो गए हैं। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में एक बार फिर जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान असम्बली वो अहम रोल प्ले करेंगे। ये सेनेट इलेक्शन उनके लिए पहले भी फ्रूटफुल हुआ था और अब भी फ्रूटफुल होने जा रहा है। जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली ने हुकूमत से नाराजगी जाहिर करके पंजाब में तहरीक इंसाफ का स्कोर या जिसे पोजीशन कहते हैं वो खराब कर दी है। अब वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार इन अरकान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग डाले गए हैं। खान साहब ने भी टास्क दिया कि मना लेने, हो सकता है मना भी ले, लेकिन इससे पहले भी 20 अरकान ऐसे हैं पंजाब असम्बली में जो कि बगावत का ऐलान कर चुके हैं। तो एक बागी ग्रुप पहले से मौजूद है। वो मेंबरान जिन्होंने इंडिपेंडेंट हिस्से से इलेक्शन जीता और उसके बाद वो हुकूमत के साथ मिल गए, वो इस सेनेट इलेक्शन में नंबर्स गेम में अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अगर तो खुफिया रायशुमारी होती है तो हुक्मरान जमात की जो सेनेट में मतवक्का नशिस्तें हैं उनमें कमी हो सकती है, क्योंकि नाराज अरकान की तादाद अच्छी खासी है और वो बाईपास कर सकते हैं। तो अरकान की तादाद के लिहाज से अगर देखा जाए जो इस वक्त नंबर्स गेम है, उसमें तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे बड़ी जमात हो सकती है। लेकिन मजबूरी तौर पर चूंकि अपोजिशन सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला कर चुकी है और इम्कान इस बात का है कि सेनेट में अपोजिशन की मजमूई सीटें हुकूमत से ज्यादा हो सकती हैं। तो कांटे का मैच पड़ने वाला है। हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन भी सेनेट इलेक्शन पर पूरा जोर लगा रही है और पिछले 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ कई बार टेलीफोन पर राब्ते कर चुके हैं और सेनेट में अपोजिशन की हिकमत अमली तय कर रहे हैं, यानी जमा तफरीक की जा रही है। तो हुकूमत ने सेनेट को जितना सीरियस लिया है, अपोजिशन ने भी उसे उतना ही सीरियस लिया है। हुक्मरान जमात ये समझती है कि सेनेट में उन्हें अक्सरियत मिल गई तो वो कानून साजी कर सकेंगे और अपने एजेंडे को जो 2.5 साल से 1 इंच नहीं बढ़ा आगे बढ़ा सकेंगे, जिनमें वो बार बार नारा लगाते हैं कि जी हम एहतसाब नहीं कर पाते, कवानीन सख्त नहीं है, उन्हें सख्त बनाने की जरूरत है। तो हुक्मरान जमात को जो असल खदशा यही है, जिसकी वजह से जोर लगाया जा रहा है कि ओपन बैलेटिंग हो जाए, कि इसके इत्तेहादी और बागी अरकान वो सेनेट में हुकूमत की पोजीशन को खराब कर सकते हैं। तो हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गई हुई है कि सेनेट इलेक्शन को ओपन बैलेट के जरिए कराया जाए। एक सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी किया जा चुका है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग दे देती है कि इलेक्शन ओपन होंगे, खुफिया रायशुमारी नहीं होगी, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि सबसे ज्यादा फायदा हुक्मरान जमात को होगा।
अरकान असेंबली फ्लोर क्रॉसिंग कर सकेंगे, लेकिन खुफिया राय शुमारी की सूरत में सेनेट हुकूमत के हाथ नहीं आएगा। तो दूसरी जानब पंजाब में सेनेट इलेक्शन की कामयाबी के लिए अपोजिशन हुकूमती जमातों ने अरकान से राब्तों का सिलसिला तेज कर दिया। कुछ जमातों की जानिब से सेनेट के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल किए जा रहे हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए पीपल पार्टी ने सिंध से उम्मीदवारों के नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं और पीपल पार्टी की जानिब से सिंध से सेनेट की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं। पहले मरहले में पीपल पार्टी 22 उम्मीदवारों के कागजात जमा कराएगी। जरा ये कहते हैं कि सिंध से शहरी रहमान, फारूक नायक, सलीम मांडीवाला मुमकिना उम्मीदवारों में शामिल है। जहां मेहताब डहर, शहादत अवान, एडवोकेट ताज हैदर को भी टिकट मिलने का इम्कान है। तो पीपल पार्टी मुल्क भर से सेनेट इलेक्शन के लिए 30 से ज्यादा दरखास्तें वसूल कर चुकी है। अब जीडीए की जानिब से भी सेनेट के हतमी उम्मीदवार का आज फैसला मतवक्को है और इम्कान है कि जीडीए के सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी के नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। दूसरी जानब जराए कहते हैं पंजाब में सेनेट इंतखाबात की कामयाबी के लिए तहरीक इंसाफ के राब्तों में तेजी आ गई है और टीमें मैदान में उतार दी गई है। वज़ीर आला ने खुद गुज़श्ता चंद दिनों में 50 से जायद अरकान असेंबली से मुलाकातें की हैं और पंजाब में तहरीक इंसाफ को 6 सीटें मिलने का इम्कान है और दर्जन से जायद अफराद टिकट के हसूल के लिए आगे आ चुके हैं और जिनके नाम अभी सामने आए हैं उनमें सरफराज चीमा, आजाद चौधरी, ज़हीर अब्बास, सैफुल्लाह नियाजी, जलालुद्दीन रोमी और हसामुद्दीन खोसा शामिल हैं। और इसके अलावा डॉक्टर जरका, तंजीला इमरान, जमशेद इकबाल चीमा भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। हुकूमती रहनुमा में बाबर अवान, शहजाद अकबर, सानिया निस्सर के भी नाम मतवक्को है, जबकि मुस्लिम लीग काफ के लिए कामल अली आगा के नाम पर वजीर आजम जो है वो इत्तफाक कर चुके हैं कि ये सीट काफ लीग को दे दी जाए। तो ये एक सीट है जो काफ लीग को इम्कान है कि सीट मिल जाएगी। पंजाब में तहरीक इंसाफ को तकरीबन 205 से ज्यादा अरकान असेंबली की हमायत हासिल है और इसके बाद जो है ना सेनेट इलेक्शन के बाद वजीर बनने के ख्वाहिशमंद रहनुमा वो भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। तो जहां खुफिया बैलेट की सूरत में मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद अरकान के हुकूमती उम्मीदवारों को वोट मिलने का इम्कान है, वहीं हुकूमत अपने नाराज रहनुमाओं को बनाने के लिए कोशा है। और चूंकि जनूबी पंजाब एक ऐसा इलाका है जहां पे वो कहते हैं ना नकब लग चुकी है और जनूबी पंजाब एक बार फिर फैसला कुन रोल अदा करने जा रहा है, क्योंकि सेनेट इलेक्शन के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है और शेड्यूल के मुताबिक कौमी और सूबाई असेंबली में पोलिंग जो है वो 3 मार्च को होगी, यानी 3 मार्च को इलेक्शन होगा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक और शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसकी और भी तफसीलात है जो कि अखबारात और मीडिया के जरिए जारी की जा चुकी हैं। खेल खत्म, पैसा हजम, लाठियों, डंडों और आंसू गैस से दुर्गत बनाने और हवालात की सैर कराने और फेडरल कैपिटल को एक दिन मफलूज रखने के बाद मजदूरों को उनकी उजरत दे दी गई है। वफाक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात में 20% इजाफे पर हुकूमत पहले ही राजी थी और उसमें तब्दीली यह की गई है कि पहले ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाना था, अब उसमें ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन को शामिल कर लिया गया है। ग्रेड 20 से 22 तक के मुलाजमीन चूंकि एहतजाज में शामिल नहीं हुए, ना ही उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, तो उनका मामला अब बजट में तय किया जाएगा। अब सवाल यह है कि यह सारा मामला तो हो गया, सवाल यह कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना ही था, तो फिर कल यह सारा तमाशा क्यों किया गया? क्यों सारा दिन मीडिया पर कोई और मौजूद डिस्कस नहीं हुआ? तो पता नहीं इस एहतजाज से सरकारी मुलाजमीन के अलावा और किसे फायदा हुआ और सरकारी मुलाजमीन अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे थे या फिर इस्तेमाल हो रहे थे? अपोजिशन तो इस एहतजाज में शामिल ही नहीं हुई, हालांकि उन्होंने ऐलान कर रखा था और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत ने एक वीडियो जारी की थी और उस वीडियो को जारी करके खुद हुकूमत घबरा गई, क्योंकि उसमें बहुत से सवाल उठ रहे थे और सवाल ये उठ रहे थे कि वीडियो में मौजूद जो किरदार थे उन्होंने ये इतराफ किया था कि हमें तो हुकूमत के लोगों ने पैसे दिया और वीडियो भी हमारी बनाई और उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे थे। तो इन उठने वाले सवालात से हुकूमत बुरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन कल इतना हंगामा हुआ, इतना शोर शराबा हुआ कि किसी को कुछ सुनाई दिया और वीडियो की जो हीट थी, वो कहते ना एक जो बम धमाका था, वो बिल्कुल डिफ्यूज हो गया। इसी दौरान बिजली की कीमत में इजाफा भी किया गया जो हजम हो गया और आज अगले दिन भी इजाफा कर दिया गया, वो भी हजम हो गया।
तो कहने वाले ये कहते हैं कि कल जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, वो कहते हैं ना जो मंडवा लगा, उस मंडवे में बेनिफिशियरी कौन है? क्या सरकारी मुलाजमीन थे? वो तो पहले ही 20-25% पे राजी थे और हुकूमत राजी थी, वो 40% का मुतालबा कर रहे थे। तो अगर 40% मुतालबा नहीं माना गया और आज भी नहीं माना गया, तो फिर वो कैसे इस बात पे इत्तेफाक कर गए कि जनाब हुकूमत 20-25% दे दे और वही काफी हमारे लिए। तो जो कहने वाले लोग हैं वो एक थ्योरी देते हैं कि हुकूमत ने, लगता यूं है कि अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से निमटने की खुद भी प्रैक्टिस कर ली है। आंसू गैस के एक्सपायर शेल चलवाकर इस्लामाबाद पुलिस की मुजाहिरीन से निमटने की रिहर्सल भी करा ली है और लोगों को कैसे पकड़ के जेल में ठूसा जाएगा, गाड़ियों में डाला जाएगा, वो सारी तैयारी भी बड़े आराम से हो गई है। ये लोगों ने अपनी आंखों से मनाजर देखे कि कल जो कुछ हुआ, एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी जंग चल रही है और ये सारी वो जो तैयारी थी, वो सारी एक्सरसाइज लगता यूं है कि अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से थी। अब चूंकि तसल्ली हो गई है कि रिहर्सल बिल्कुल ठीक ठाक हुई है, सारा दिन मीडिया ने बॉल टू बॉल कमेंट्री की है, उसके बाद ये आज खबर जारी की गई है, वो भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि अब तहरीके लब्बैक को 20 फरवरी को इस्लामाबाद पर आने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने अपना जो प्लान है वो अप्रैल में ले गए हैं और हमें अप्रैल तक की तारीख मिल गई है। इसका ऐलान खुद प्राइम मिनिस्टर ने किया है कि उनकी तहरीके लब्बैक वालों से बात हो गई है और अब वो तहरीके लब्बैक वाले इस्लामाबाद नहीं आ रहे, वरना तो जा रहे थे। अब वो अप्रैल के बस में आएंगे, वो भी अगर जरूरत पड़ी तो। और उनका मुतालबा फ्रांस के सफीर निकालने का है, तो हुकूमत उस वक्त यानी अप्रैल में ये मामला पार्लियामेंट में ले जाएगी और इसका हल निकालेगी। तो महज इस यकीन दहानी पर तहरीके लब्बैक का शेड्यूल बदल चुका है, यानी ना कोई तहरीर हुई ना कोई मुआहिदा हुआ। अब समझने वाले जो भी समझे, मैं किसी पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो जॉब है वो सवाल उठाना है और पॉइंट उठाना है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि क्यों ये सारा कुछ जुबानी कलामी तय पा गया। अब हाँ साहब को शायद ये यकीन हो कि सेनेट इलेक्शन के बाद वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, उनकी पांचों घी में होंगी पांचों उंगलियां और अपोजिशन से वो निमट लेंगे और उसकी बाकायदा रिहर्सल भी हो चुकी है। यानी पहले धरने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए और भी ताकतें थी जो अब शायद अवेलेबल नहीं है। तो इंतजामिया ने निबड़ना है या पुलिस ने निबड़ना है, तो उनकी थोड़ी मशक करा दी गई कि देखो 26 अप्रैल को अपोजिशन वालों ने आना है, तो जरा तगड़े हो जाओ, जरा प्रैक्टिस कर लो। तो प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई, इसमें कोई शक नहीं कि कल जो कुछ हुआ वो बड़ी जबरदस्त रिहर्सल थी। बड़े आराम से लोगों को पकड़ के इज्जत से गाड़ी में उठाया जा रहा था और अगर वो कहते हैं ना कि बाकायदा कोई लड़ाई होती तो फिर उठा के गाड़ियों में डालते, तो उठा के डालने वाला सीन नहीं था। अब जो वीडियो वाला मामला है जिसको डिफ्यूज करने के लिए सारा ये एक और मंजर था, उसके लिए भी 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। अब जिस मसले की कमेटी बन जाए या उस पर कमीशन बन जाए तो फिर पूरी कौम जानती है कि वो मामला खटाई में पड़ जाता है। तो अब ये मामला चला गया है खटाई में, यानी खड्डे में। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन द फ्रंट में, देखते हैं कि मौजूद सुखन क्या है। वॉच रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब। कौम ने यह वक्त भी देखना था कि जो सुबह शाम झूठ बोल रहे हैं वो सादिक अमीन बने बैठे हैं और बाकी सब झूठे। वैसे तो झूठों का मुकाबला कराया जाए तो मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ का नंबर शायद आखिरी हो, लेकिन मोहब्बतों का आलम यह है कि उन्हें वो झूठ नजर नहीं आएगा जो आज सुबह शाम बोले जा रहे हैं और तसलसल के साथ बोले जा रहे हैं। जो करोड़ नौकरियों का वादा करके ये कहते हैं कि नौकरियां देना हमारा काम ही नहीं है, जो $200 अरब बाहर से लाने का ऐलान करते हैं और हाथ झाड़ के दिखा देते हैं, जो ये कहते थे कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, और फिर क्या खुदकुशी की। अब उन्हें हम क्या कहें, क्या नाम दें, जो चंद हजार पौधे लगाकर ये कहते हैं कि हमने अरबों दरख्त लगा दिए। तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ता है कि भाई वो दरख्त क्या है जो लगाए हैं।
जो 365 डैम बनाने का दावा करते हैं और जमीन पर उसके आसार तक ना हो, तो जिनके झूठ की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसे काउंट नहीं किया जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता, वो ठीक और बाकी गलत। और वो इसलिए कि हम अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी कोताही में पर्दा डालने के लिए अब नवाज शरीफ को झूठा भी कहने लगे। देखिए, नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्जाम तो हमने सुने हैं, बड़े इल्जाम लगे उन पर, और वो इल्जाम साबित हुए नहीं हुए ये भी सब जानते हैं कि कितने साबित हुए कितने नहीं हुए, लेकिन वो झूठे हैं ये हमने कभी इल्जाम सुना नहीं, ना किसी ने लगाया है। वैसे भी झूठ बोलने के मुकाबले में जो अब है उनका तो कुछ हानि नहीं है, और वो उसको यू टर्न कहते हैं, उसका नाम उन्होंने यू टर्न रख दिया है। वो झूठ नहीं कहते, कहते यू टर्न है। जिस तरह खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिलने पर लोग उन्हें ईमानदार नहीं मानते, तो नवाज शरीफ को भी लोग झूठा नहीं समझते। अब उन पे जो सबसे ज्यादा लंदन की जायदादों के हवाले से तजाद बयानी है, उसको मिसाल के तौर पर जरूर पेश किया जा सकता है, लेकिन इतने झूठ ये पता नहीं कौन से झूठ बोले उन्होंने। अगर बोले हैं तो फिर सामने ले जाए, ताकि हमें भी तो पता चले कि नवाज शरीफ कितने बड़े झूठे हैं, और हम भी कौम को बता सके कि भाई जिनको हम झूठा समझ रहे हैं ये तो बड़े छोटे से हैं, वो बहुत बड़े झूठे थे, तो कुछ सामने लाएं। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं एहसन इकबाल शाहजेब खानजादा के साथ। हाँ साहब ने कल कहा था कि अगर खुफिया बैलेटिंग हुई तो फिर अपोजिशन वाले रोएंगे कि हुक्मरान जमात लीड ले गई। तो एहसन इकबाल अपोजिशन के बड़े हमराहनुमा दिखते कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वॉच दिस। आजम का कहना है कि जी हम रिफॉर्म चाहते हैं इसलिए हम ये तरमीम ला रहे हैं, वरना हम हुकूमत में हैं, हम सीक्रेट भी हुआ तो हम ज्यादा सीटें ले जाएंगे और फिर ऑपोजिशन रोएगी। आप बाद में भी आप लोग ही गिला कर रहे होंगे, तो क्यों नहीं मान जाते? रिफॉर्म होने जा रहा है, होने दीजिए। देखिए शाहजेब, काश के ये रिफॉर्म हो रहा होता। जैसे मैं मुसलसल कहता रहा हूं कि ये रिफॉर्म नहीं है, ये फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान पैकेज है। असल में इमरान खान साहब अपने कुछ दोस्तों को सेनेट में लाना चाहते हैं जिनके खिलाफ उनकी अपनी पार्टी में मज़ाहमत है। देखिए उनके तमाम बयानात देखें, उसमें कितने तजादात हैं। ये जो वीडियो रिलीज की गई है, पैसा लेने वाले पीटीआई के, पैसा देने वाले पीटीआई के, वीडियो बनाने वाले पीटीआई के और वीडियो रिलीज करने वाले पीटीआई के, खास उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला टेकअप हो रहा है। इसकी टाइमिंग देखिए, एक इन्होंने ऑर्डिनेंस किया जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना था, एक ये वीडियो जारी की जब 2 साल से 2.5 साल से इनके पास थी, पहले क्यों नहीं आई, एंड उस वक्त क्यों आई जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मसला टेकअप किया हुआ है। अगेन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और उनके बयानात देखें कितना तजाद है। एक तरफ 2018 में फरमा रहे हैं कि हमारे पास वीडियो है और एक एक को मैं दिखा दूंगा, ये नोट गिन रहे हैं, और आज ये फरमाते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये वीडियो है, मैंने पहली दफा देखी है। फिर उसी सांस के अंदर जहां ये कहते हैं कि मैं शफाफियत लाना चाहता हूं, ये हॉर्स ट्रेडिंग की धमकी इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर इन्होंने नहीं माना तो हम इनसे ज्यादा सीटें निकाल लेंगे। उसी तरह जैसे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस था, उसमें इन्होंने 14 सेनेटर को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए तब्दील किया। अगर ये इतने शफाफ हैं तो उन 14 सेनेटर्स के नाम तो बताएं कि जिनसे इन्होंने वोट हासिल किए थे चेयरमैन सेनेट के हमायत के अंदर, फिर हम मानेंगे कि वाकई ये दिल। वो एक मिसरा है कि मीर इतने सादा है, लेकिन खान साहब इतने सादा नहीं है कि उन लोगों के नाम बता दें जिनकी मदद से उन्होंने चेयरमैन सेनेट को बचाया था। और सबको मालूम है कि अपोजिशन की मेजॉरिटी थी, लेकिन इसके बावजूद 13-14 लोग थे जिन्होंने चेयरमैन सेनेट को बचा दिया था, तो हुकूमत के साथ मिलकर बचाया होगा। तो खान साहब इतने सादा नहीं है, लेकिन वो इतने सियाने जरूर है कि लड़ाई के दौरान ईंटें भी अपने घर के अंदर फेंक रहे होते हैं। वो कहते ना ईंट कीमती है तो लड़ाई भी जाया क्यों की जाए, अपने घर के अंदर फेंकते रहो। तो सेनेट का इलेक्शन अगर खुफिया रायशुमारी से होता है तो इस बात का कभी इम्कान है, अब ये अज़र मिन शम्स है, यानी खुली हकीकत है कि अगर ओपन बैलेटिंग हुई, सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो खान साहब को कोई झटका लग सकता है। खुद खान साहब ने एक एक सीट का रेट बता दिया कल, अब वो एक अच्छी खासी कीमत है। तो खान साहब ने सेनेट के इलेक्शन की ओपन बैलेटिंग हवाले से जो लॉजिक पेश किया है वो बड़ी कमाल है। वो ये कहते हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग खत्म ना हुई तो अपोजिशन रोएगी, खान साहब ज्यादा सीटें ले गए, जिसका मतलब लोग ये समझ रहे मेरे जैसे कि ओपन वोटिंग में खान साहब को सीटें कम मिलेगी। तो सवाल ये कि क्या खान साहब कम सीटें लेना चाहते हैं इसलिए ओपन बैलेटिंग कराना चाहते हैं?
तो इतने भी वो भोले बादशाह नहीं है। एक हद तक उनकी ये बात समझ में आती है कि खुफिया रायशुमारी में उनके बंदे बिक गए तो फिर मुखालफिन की खरीद और फरोख्त करके वो भी अपनी सीटें बचा सकते हैं, उनका राइट है, उनका तोड़ जोड़ वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो खास साहब करीबी आदमी वो समझते हैं कि खास साहब जरा पैसा खर्चने के मामले में कंजूस आदमी है, इसलिए ये काम बड़ा मुश्किल है कि वो लोगों को पैसे दे के खरीदे। और वो माहौल भी नहीं रहा पहले वाला कि जिसमें लोग मजबूर किए जाएं कि जनाब डालो वोट, तो इसलिए वो अब ओपन बैलेटिंग पर ही इक्तफा करना चाहते हैं। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ दोस्तों की बात करते हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं। वॉच रिपोर्टर्स। नहीं, असल में हुकूमत को अपनी रेट को एस्टैब्लिशमेंट करने के बाद इन्होंने दी है डेट 26 मार्च। ये वो भयानक दिन है जिस दिन मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान किया और उस रात वहां मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। तो हम इनकी इन डेट्स को ही और इन डेट्स की चुनाव और इनके इल्जामात और इनकी गुफ्तगू से ही पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान के मफादात से मुताबिकत नहीं रखती ये चीजें। कौन इनको ये दे रहा है, कौन एजेंडा दे रहा है और किस एजेंडे पर ये कर रहे हैं। कोई माने या ना माने, सियासी माहौल को जितना इंतहा पसंद तजिया निगारों ने नुकसान पहुंचाया है, शायद ही किसी और ने पहुंचाया हो। तो तजिया निगारों में भी बहुत से लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। सियासी लड़ाई में शक्की औरतों की तरह लोगों के जहनों में वहम डालना, यानी अपोजिशन अगर प्रोटेस्ट कर रही है, जलसे कर रही है, लॉन्ग मार्च कर रही है, तो ये किसी और का एजेंडा है। खान साहब के खिलाफ कोई एहतजाज करे, क्रिटिसिज्म करे, तो ये दुश्मन का एजेंडा है। और खान साहब 126 दिन का धरना दें तो वो मुहिब्बे वतन। अपोजिशन जलसे की तारीख दे तो उसके पीछे किसी और का एजेंडा। जब खान साहब अपोजिशन में थे और खान साहब प्रोटेस्ट कर रहे थे, शहरों के शहर बंद करा रहे थे, बिजली के बिल जला रहे थे, सिविल नाफरमानी की तहरीकें चला रहे थे और चीन के सदर का दौरा मुलतवी करा रहे थे, तो किसी ने यह नहीं कहा था कि खान साहब किसी के एजेंडे पर है। लोग 4 हल्के खोलने के मुतालबे को पॉलिटिकल मुतालबा समझते थे, जायज समझते थे। बाद में वो खुल भी गए और निकला कुछ नहीं, है अलग बात है। आज भी पॉलिटिकल पोजीशन तो वही है। आज की अपोजिशन ये समझती है कि उन्हें हराया गया। खान साहब ये समझते थे तो खान साहब ने प्रोटेस्ट किया, तहरीक चलाई, लॉन्ग मार्च किया। तो आज की अपोजिशन भी ये समझती है तो वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, सियासी इवेंट कर रहे हैं। तो इसमें एजेंडा कहां से होगा? बदकिस्मती से इंतहा पसंदी की ये सोच लोगों के जेहन में डालकर बदगुमानी पैदा करने से नफरतें परवान चढ़ती हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि आज हम इसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। और अरकान असम्बली को तरक्याती फंड देने से मुतल्लक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया। वज़ीर आज़म की वजाहत को तस्लीम कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दस्तशुदा सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई, जिसमें वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को तरक्याती फंड देने की खबर की तरदीद की है। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म से जवाब मांगने पर एतराज किया। जैसे काजी फाइसा ने कहा कि जो एतराज आज कर रहे हैं वो आपने कल क्यों नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आईनी सवाल किसी भी सतह पर उठाया जा सकता है, किसी रुकन असम्बली को तरक्याती फंड नहीं दिए जा सकते। जस्टिस उमर ता बंदियाल ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालती हुक्म में जवाब वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी से मांगा गया था। हुकूमत सेक्रेटरीज के जरिए चलाई जाती है, क्या वज़ीर आज़म ज़ाती हैसियत में जवाब देते? वो उस वक्त जवाब दे है जब मामला उनसे मुतल्लिक हो। हुकूमत जवाब दे हो तो वज़ीर आज़म से नहीं पूछा जा सकता। अटॉर्नी जनरल साहब कोई गैर कानूनी हुक्म जारी ना करने दिया करे। जैसे काजी फाइसा ने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने डॉक्यूमेंट्स भेजे, हल्का NA 65 में हुकूमती इत्तेहादी को भारी भरकम फंड जारी किए गए हैं,
क्या सड़क की तामीर के लिए मखसूस हल्कों को फंड दिए जा सकते हैं? क्या हल्के में सड़क के लिए फंड देना कानून के मुताबिक है? हम दुश्मन नहीं है, अवाम के पैसे और आइन के मुहाफिज हैं। उम्मीद है आप भी चाहेंगे करप्शन पर मबनी इकदाम ना हो। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि व्हाट्सएप वाली दस्तावेजात आपकी शिकायत है, जायजा लेंगे। जस्टिस काजी फैसल ने कहा, मुझे शिकायत कुरिंदा ना कहें, मैं सिर्फ निशानदेही कर रहा हूं, आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। क्या वजीर आजम का काम लिफाफे तकसीम करना है? वजीर आजम ने कहा 5 साल की मुद्दत कम होती है, उन्हें चाहिए कि वोट में तोसी के लिए या मुद्दत में तोसी के लिए असम्बली से रजू करे। जस्टिस काजी फैसल ने कहा, मेरे खिलाफ ट्वीट्स की बरबार हो रही है, क्या करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ इकदाम इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं? मालूम नहीं वजीर आजम को सियासी इकदाम पर आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। माजी में अदालतें वज़ीर आज़म को तलब करती रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आज़म का जवाब काफी मुदल्लल है। जस्टिस काजी फैसल और वज़ीर आज़म एक मुकदमे में फरीक है, हम वज़ीर आज़म ऑफिस कंट्रोल करने नहीं बैठे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म का जवाब तसल्ली बख्श करार देते हुए वज़ीर आज़म के खिलाफ अरकान असेंबली को फंड देने का मुकदमा निपटा दिया। और आवाम के लिए एक और बुरी खबर यह कि नेपरा ने बिजली कीमतों में एक रोज बाद ही मजीद 83 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। एक रोज कबल ₹1.43 फी यूनिट बढ़ाया गया था। बिजली कीमत में इजाफे का इतलाक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगा। नेपरा के मुताबिक बिजली कीमतों में इजाफा 1 साल के लिए किया गया है। सार्फिन पर 84 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 2 रोज में हुकूमत ने बिजली कीमत में ₹2.26 इजाफा किया और ये पिछले 2 माह के दौरान होने तीसरी बार बिजली कीमतों में इजाफा किया गया। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तज़कियों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ रईस इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना और गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।